जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम करने वाले हैं मराठा शासन का नेक्स्ट क्लास। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो डाले हैं आधुनिक इतिहास के, वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, अभी सारा वीडियो जो है छत्तीसगढ़ का MCQ के फॉर्म में चलेगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ ये वीडियो आपको काम आने वाला है हास्टोडन परीक्षा में, जिसमें 5 नंबर का छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा। साथ में आपके जो प्रयोगशाला तकनीशियन है उसमें भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है, उसमें भी आपको पूछा जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के उसमें बहुत सारे पार्ट है तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। पहले इतिहास खत्म कर लेते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के और पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारा फास्ट वीडियो रहेगा, आपके रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है ताकि आप एक बार में रिवीजन कर ले, है ना। इसमें कम समय में हम अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि आपको रिवीजन कैसे करना है। और जितने भी प्रश्न करने वाले हैं सारे के सारे पुराने प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति की प्रारंभ की? ठीक है, परगना पद्धति की प्रारंभ की, तो इसका उत्तर हो जाएगा विट्ठल दिनकर। ठीक है, विट्ठल दिनकर द्वारा छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति लाया गया और पूरे छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया गया। ठीक है, 27 परगनों में विभाजित कर दिया गया। और ये कब तक चला? तो ये 1790 से स्टार्ट होके 1818 तक, जब तक इनका राज था मराठा शासन का, तब तक ये परगना पद्धति में चला। इसके बाद जिला वाला आ जाएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस परगना के जो मुखिया है उसको कहा जाता था कमाविसदार। कमाविसदार, आप ये मान लीजिए जिस प्रकार से अभी छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं, कमाविसदार को आप ऐसे मान लीजिए जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को जिलों में बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं एक जिला में एक कलेक्टर, तो उसी प्रकार एक परगना का एक, है ना। वैसे तो अभी कलेक्टर का जो पद है उसका जो पावर है वो सीमित है, लेकिन या सोच के देखिए उस समय कमाविसदार का कितना पावर रहता होगा। सेम आप मान के चल सकते हैं कि कमाविसदार एज अ कलेक्टर। ठीक है, कमाविसदार एज अ कलेक्टर, तो परगना के मुखिया को क्या कहा गया? कमाविसदार कहा गया। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? अभी हमने इस पर चर्चा किया है, कमाविसदार। ठीक है, कौन होता था? तो इसके लिए उत्तर है हमारे पास कमाविसदार इस परगने का मुखिया होता था। सूत्रपात किसने किया? विट्ठल राव दिनकर ने। परगना का प्रमुख कमाविसदार। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया गया है, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए, एक ही प्रश्न को आपको कितने बार घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कमाविसदार। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी शासन काल के कौन सा पद को नियमित बना रहा? कहने का मतलब जो कलचुरी काल के जो भी पद थे वो मराठा काल के दौरान भी यथावत रहा, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है गौटिया। ठीक है, कौन सा पद है? गौटिया का पद यथावत था। गौटिया पद को यथावत रखा गया था मराठा काल के दौरान। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ कुछ अधिकारियों के नाम भी इसमें देख लेंगे कि फडणवीस किस शासन काल का राजस्व अधिकारी था। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये फडणवीस नामक एक पद है, वो राजस्व अधिकारी का पद है। ठीक है, तो किस काल का पद था? तो ये हमारे मराठा शासन का पद था। अब हम देखते हैं कुछ अधिकारियों को नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परगना से। ठीक है, तो परगना, ये हो गया परगना। ठीक है, परगना का मुख्य कहा जाता है कमाविसदार। कमाविसदार कहा गया परगना के मुखिया को। उसके बाद था फडणवीस। फडणवीस, फडणवीस कौन था? तो ये था हमारे राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी मान लेते हैं फिलहाल का ये SDM है। ठीक है, अभी के हिसाब से यदि हम इसको कंपेयर करें तो इसको हम SDM मान लेते हैं। और जो परगना था, परगना के अधिकारी को हम कमाविसदार, और अभी किसको कलेक्टर से हम एक बार समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। उसके बाद आता है नायब फडणवीस। नायब फडणवीस कौन सा था? नायब फडणवीस। ये कौन थे? तो ये हमारे फडणवीस के सहायक थे। किसके सहायक थे? ये फडणवीस के सहायक थे, जैसे SDM के सहायक होते हैं राजस्व के लिए, उसी प्रकार से। उसके बाद आता है आपका बरार पांडे। बरार पांडे, तो बरार पांडे का पद क्या का कार्य क्या था? कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करना। मतलब गांव गांव घूम के किसानों के कृषि के उत्पादक के हिसाब से उनको कितना लगान, कितना टैक्स देना है ना, टैक्स निर्धारण करना।
टैक्स निर्धारण करना किसका काम था? बरार पांडे का था, पूरा घूम घूम कर। पोतदार, पोतदार का मतलब क्या होता है? पोतदार का अर्थ होता है परगने का आय व्यय का हिसाब रखना, है ना, मतलब ये बाबू वाला काम है। परगने का हिसाब किताब रखना, मतलब उस समय क्या होता था? राजस्व आता था, उसी का हिसाब किताब रखना था उसको, ठीक है। हिसाब रखना किस चीज का? परगने के आय का हिसाब रखना है। उसके बाद आता है बढ़कर। क्या है ये? बढ़कर है। बढ़कर है, बढ़कर मतलब लगान संबंधी दस्तावेज, ठीक है, लगान संबंधी दस्तावेज, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना। कोतवाल का मतलब था, कोतवाल गांव की सुरक्षा करता था। गौटिया गांव का प्रमुख था। पटेल, नया पद बनाया गया था पटेल का, याद रखिएगा, मराठा काल में पटेल का नया पद बनाया गया था। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है। पटेल क्या था? ये एक नया पद बनाया गया था। क्या था? नया पद बनाया गया था। सूबेदार, सूबा शासन व्यवस्था का मुख्य अधिकारी, है ना, जो कमाविसदार से भी बड़ा, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का देखरेख करने वाला, तो उसको, उसका मेन पद क्या था? सूबेदार। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सूबेदार। परगना से भी ऊपर था सूबेदार का पद। अमीन, राजस्व की हिसाब किताब रखना। पांड्य के अंत था, ये हमारे अस्थायी राज्यकारी थे। पौनी, विशेष सेवादार, और है माल चपरासी, राजस्व कार्य में मदद करना। इतना कुछ कुछ याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखता था? ठीक है, तो आय और व्यय का हिसाब रखने का काम किसका था? फडणवीस। देखिए बाय ऑप्शन चलते हैं तो गौटिया का काम नहीं था, पहरादार का काम नहीं था, कमाविसदार का काम नहीं था, ये फडणवीस का काम था। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको नहीं भी पता होगा तो एलिमिनेट करके आप उसको बना सकते हो। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम बताइए। गडकरी, फडणवीस, पोतदार या फिर खिल्लेदार? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पोतदार। उत्तर क्या हो जाएगा? पोतदार। मराठा काल में परगनों में फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का नाम फडणवीस, सरनवीस, बढ़कर या फिर तालुकदार? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़कर। क्या हो जाएगा? बढ़कर। बढ़कर अपने कार्यों की सूचना किसको देता था? तो बढ़कर अपने कार्यों की सूचना कमाविसदार को देता था। मराठा कालीन परगनों में सेबबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? तो ये पुलिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलिस से संबंधित है, जिसमें गांव, कस्बों, नगरों में पुलिस चौकियां होते थे, वहां के व्यवस्था से संबंधित है सेबबंदी। इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? ठीक है, इस उपहार को क्या कहा जाता था? तो इस उपहार का नाम था टीका या फिर नजराना। टीका या फिर नजराना, टीका और नजराना। मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमाविसदार को टीका और नजराना नामक उपहार दिया जाता था। अगला प्रश्न, इस राज्य में मराठा शासन काल में मोकासा ग्राम का अर्थ क्या होता है? मोकासा ग्राम का अर्थ होता है दान में दिया हुआ गांव। क्या है? दान में दिया हुआ गांव। और क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल के दौरान भूमिदान या उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, किसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो मोकासा का मतलब हो गया ब्राह्मणों को दिया हुआ दान। ठीक है, ब्राह्मणों को दिया हुआ दान। धर्मदाय का मतलब हो गया धर्म के नाम पे दिया हुआ दान। और देव स्थान का मतलब हो गया मंदिर के लिए दिया गया दान। तो ये बिल्कुल सही है तीनों। गलत क्या है? नामनुक, कमाविसदार को दिया गया दान। तो ये नामनुक जो है गलत है। ठीक है, नामनुक का जो संबंध है कमाविसदार को दिए गए गांव से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में खाली स्थान, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जाता था। सही विकल्प का चयन करना, तो सही विकल्प है इसमें, दोनों सही है। एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था पंचायती व्यवस्था में, पंचायत के फैसलों को न्यायालय में भेजा सकता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही होगा, 1 और 2। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठा ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। गलत बात है, अपने हिसाब से नया व्यवस्था लाया।
मराठों का छत्तीसगढ़ में खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, ये बिल्कुल सही है। खालसा क्षेत्र मतलब वैसे क्षेत्र जिस पर प्रशासन का सीधा नियंत्रण हो, और जमींदारी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जिसमें जमींदार का नियंत्रण, उसको जमींदारी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही सही है, बाकी गलत है। मराठों ने भू राजस्व को टसलाना बंदोबस्त लागू किया, ये गलत बात है। मराठाओं ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये भी गलत है। मराठाओं ने छत्तीसगढ़ में ईजेदारी व्यवस्था प्रारंभ की, ये भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी और उसके दायित्व सुमेलित है? दायित्व और उसके सुमेलित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए कमाविजदार नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्व का वहन करता था, ये बिल्कुल सही है। बढ़कर परगना का आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है, बढ़कर आय व्यय का हिसाब नहीं रखता था, ये केवल लगान लगाता था। बरार पांडे परगना का लेखा जोखा अभिलेख रखता था, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। फडणवीस परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करता था, गलत है, ये अधिकारी था। पोतदार गांव के राजस्व अभिलेखों को तैयार करता था, ये भी गलत है। बिल्कुल केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत मराठा छत्तीस परगना पद्धति में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फडणवीस परगने का आय व्यय का हिसाब बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें हमने कुछ फडणवीस के बारे में कुछ देखा था क्या? फडणवीस परगने के राजस्व अभिलेख तैयार करना, देखिए, जबकि उसका काम था आय व्यय का हिसाब रखना, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार, ये करता था दस्तावेज तैयार बढ़कर। ठीक है, और बरार पांडे सरकारी संपत्ति की रक्षा नहीं करता था, ये गलत है। पोतदार परगना की आमदनी का हिसाब रखता था, ये सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। इसमें सही जोड़ी मिलाना है। कमाविजदार का काम क्या था? फडणवीस और गोटिया का काम बताना है। कमाविजदार क्या होता है? परगने के प्रशासन का प्रमुख कमाविजदार, ऑप्शन ए। ठीक है, फडणवीस कौन सा? तो परगने के आय व्यय का प्रभारी था, परगने की सामान्य स्थिति को सूचना देना, या फिर बढ़कर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गांव में आते हैं। गोटिया गांव से संबंधित है। ठीक है, गोटिया जो है गांव से संबंधित है, और जो फडणवीस है परगने के आय व्यय का प्रभारी था, आय व्यय का प्रभारी। और बढ़कर कौन था? तो परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देना। अगला प्रश्न, मराठा काल में सेवई क्या था? मराठा काल में जो सेवई है एक प्रकार का अर्थदंड या फिर जुर्माना था। ठीक है, अर्थदंड या फिर जुर्माना था। तो कुछ अर्थदंड और जुर्माना भी देख लेते हैं। जैसे होता है कलाली। कलाली, कलाली क्या होगा? तो ये शराब या भी आबकारी टैक्स है। ये क्या है? आबकारी टैक्स है। उसी प्रकार पंडरी, पंडरी, पंडरी क्या है? तो पंडरी आपके गैर कृषि मदों में लिया गया टैक्स, गैर कृषि टैक्स। मैं लिख देता हूँ गैर कृषि टैक्स, लिख देता हूँ, है ना, गैर कृषि टैक्स है ये। ठीक है, पंडरी के बाद आता है सेवई। सेवई क्या है? तो सेवई है कई अस्थायी कर, अस्थायी कर लिख लीजिए इसको, अस्थायी कर है। और यहाँ पे कुछ अर्थदंड या फिर जुर्माना जो जिसका फिक्स ना हो उसके लिए सेवई का उपयोग किया जाता था। उसके बाद आता है सराय। सराय भी एक प्रकार का टैक्स था। तो ये आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स को हम सराय कहते हैं। टकोली क्या है? टकोली, टकोली क्या चीज है? तो वार्षिक नजराना, वार्षिक नजराना को हम टकोली कहते हैं, जो राजा महाराजाओं को दिया जाता था। महल, खालसा भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स। पट्टी, घरों पर लगा, जैसे बोलते हैं ना घर का पट्टा, तो घरों पर लगाया जाने वाले कर को हम पट्टी कहते हैं। जमींदार कर, आयाती नजराना, मतलब जो जमींदार के माध्यम से जो टैक्स दिया जाता था उसको हम कहते हैं जमींदारी टैक्स। अगला देखते हैं, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए लिए जाने वाले कर का नाम क्या है? कर का नाम है टकोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा कालीन एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। तो टकोली जमींदार के लिए जाना कर, ये बिल्कुल सही है। आबकारी मादक पदार्थ और शराब के लिए विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये भी सही है। सराय विक्रय कर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, पंडरी गैर कृषि, अभी हमने देखा था। सेवई पशुओं पर लगा जाने वाला कर, ये गलत है, जबकि सेवई का मतलब हमने पढ़ा था अन्य स्थायी टैक्स। टैक्स से संबंधित आपको सुमेलित नहीं है बताना है।
ठीक है। टैक्स संबंधी जो सुमेलित नहीं है ये इसमें बताना है। तो टकोली जमींदार को ले जाने वाला कर, सराय वस्तु का बिक्री कर है, पंडरी गैर कृषि कर है, सेवई अर्थदंड है, तराई सिंचाई पर ले जाने वाला कर, ये गलत है। ठीक है, ये इसमें गलत है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें आपको सुमेलित करने के लिए बताया गया। तो सुमेलित कैसे करेंगे, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेवई का मतलब होता है जुर्माना से प्राप्त कर रकम, अभी हमने देखा था। महल से मतलब होता है, महल का मतलब है, ठीक है, ब्राह्मणों तो ब्राह्मण को दिया गया गांव, फिर महल है ना, सॉरी महल के लिए, तो महल के लिए क्या आ जाएगा, महल के लिए हो जाएगा खालसा जमीन पर टैक्स। ठीक है, महल के लिए हो जाएगा खालसा जमीन पर टैक्स। और ये ठीक है, मुकासा ब्राह्मणों को दिया गया गांव, और पट्टी हो जाएगा घरों पर लिए जाने वाला टैक्स। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 में पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन कितनी पंसेरी होती थी। एक मन में कितनी पंसेरी होती थी, तो एक मन में 8 पंसेरी होती थी। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में एक मन तौल का वजन कितना था। एक मन तौल का जो वजन है वो 8 पंसेरी के बराबर होता था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसके बाद एक दो वीडियो और आएगा मराठा काल के ऊपर, फिर हम ब्रिटिश काल की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।